यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की। ठीक है, कल हमने यस कल हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था फिर उसको मैंने चेक कराया और टोटल हमने 10 तक एग्जांपल कंप्लीट कर लिए। बट एक एग्जांपल बीच में रह गया जिसके बारे में पहले नोट्स तो मैंने बता दिए थे, समझा दिए थे, पर प्रैक्टिकली मैं उसको समझा देता हूँ। और वो प्रैक्टिकली था कौन सा एग्जांपल? 9th का सेकंड पार्ट था। 9th का कौन सा पार्ट था? वो सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। भी इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, देखिए 9th के सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। सबसे ये कह रहा है कि आपके एक्सपेंस है वो 6000 से इंक्रीज होते ज्यादा हो जाते तो क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, मतलब कि नहीं एक्सपेंस जो पहले थे उसमें 6000 का इंक्रीमेंट हो जाए, बढ़ जाए तो क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इस बार मैं कॉपी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कुछ रीजन है इसको बताने के पीछे। सबसे पहले एज यूजुअल हम करेंगे मैच फंड। मैच फंड, इस मैच फंड में ऑलरेडी हमारे पास कितना अमाउंट है? तो हमारे पास ऑलरेडी मैच फंड में कितना अमाउंट है? 8000 रुपीज हमारे पास ऑलरेडी मैच फंड में अमाउंट पड़ा है। अब इसके बाद क्या होगा? यहां पर डोनेशन फॉर मैच फंड, तो डोनेशन और आ गया तो हमारे फंड में क्या होगा? हमारे फंड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। डोनेशन कितना डोनेशन मिला हमें? डोनेशन रिसीव हुआ 5000 रुपीज। तो अब हमारा टोटल अमाउंट तो कितना हो गया? 13000 रुपीज हो गया। फिर हमने सेल ऑफ मैच टिकट्स, उस किसी पर्टिकुलर मैच के हमने क्या किया? टिकट्स भी सेल किए, तो उससे के अपने पास क्या अमाउंट आएगा? सेल ऑफ टिकट्स, और उनसे हमें अमाउंट मिला 7000। ठीक है, इस तरह से टोटल अमाउंट हमारे पास कितना उस फंड में आ गया था? हमारे पास उस फंड में अमाउंट आ गया था 20000 रुपीज। अब देखिए मैं करवा आई मीन इसका फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। अब मैच एक्सपेंस भी तो है, मैच एक्सपेंसेस हम बात करें पहले फर्स्ट की। तो मैच एक्सपेंस कितने में है? मैच एक्सपेंस में है 16000 फर्स्ट किस्त के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट किस्त के अकॉर्डिंग। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे मैच फंड में जो अमाउंट था क्या पूरा कंप्लीटली स्पेंड हो गया या कुछ उसमें अभी बैलेंस है? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हमारा जो मैच फंड है क्या उसका अमाउंट फिनिश हो गया है या अभी भी उसका अमाउंट है? यस, इसमें अभी भी कितना अमाउंट है? 4000 रुपीज है, प्लस में अभी भी। तो जब भी हमारे किसी फंड में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट प्लस में होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, उस कंडीशन में ये लाइबिलिटीज में आई मीन बैलेंस शीट में हम इसको शो करते हैं। जैसे मैंने क्या रखा वैसे करते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में ऐसे लिखते हैं कब? जब पॉजिटिव बैलेंस हो, यानी इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा? उसने कहा कि ये जो अमाउंट है मैच एक्सपेंस का वो 6000 इंक्रीज हो गया, मतलब पहले 16 था ना, अभी कितना हो गया? अभी कितना हो गया? 22000 हो गया। अब बताइए क्या हमारे पास बैलेंस है या हम माइनस में चले गए? मैच फंड में सेकंड की बात कर रहा हूं, बैलेंस बचेगा या हम माइनस में चले गए, नेगेटिव हो गए? नहीं है, हम नेगेटिव चले गए। हमारे पास पैसा तो कितना था, अमाउंट कितना था? 20 ही था। हमने स्पेंड कितना कर दिया? 22 कर दिया, 2000 से ज्यादा कर दिया। इसका मतलब हमारा बैलेंस कैसा है? -2000। कितना है? -2000। अब यहां डालिएगा प्लस में आता तो बैलेंस शीट नहीं आएगा, लायबिलिटी साइड में। प्लस में आएगा पॉजिटिव बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट नहीं लायबिलिटी साइड में आएगा। पर जब नेगेटिव हो जाएगा या ग्राफ में पहले चेक करके देखना पड़ेगा। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये इनकम टैक्स कंडीशन मिल जाएगा और किस साइड में रहेगा? एक्सपेंस साइड में रहेगा। किस नाम से आएगा? मैच एक्सपेंस के नाम से आएगा। अमाउंट कितना आएगा? 2000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने 20000 हमारे पास थे, 20000 हमारे पास थे, 22000 कैसे स्पेंड कर दिए? कैसे कर दिए? 20 तो ये यूज हो गया, बाकी 2000 में किसमें से निकाल दिया था?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से 2000 रुपये निकाल दिया, वो हमारा एक्सपेंस हो गया क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वहां से ले लिया। नेगेटिव बैलेंस होगा तो कहां लिखना है, लिसन अगेन, नेगेटिव बैलेंस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा किस नाम से, जो भी एक्सपेंस उस नाम से, और पॉजिटिव है तो एज यूजुअल हमें उससे बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड में लिखना है। क्या अब ये बात आपकी समझ में आ गई है? इज दिस क्लियर? पॉजिटिव बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट में रह जाएगा, नेगेटिव बैलेंस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे, जितना माइनस में चला गया उतना अमाउंट लिखेंगे, कैलकुलेशन हमें रफ में करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। और अब से हम जो एग्जांपल करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, एग्जाम में वही आएंगे और उनकी जो साइज है बड़ी है, बड़ी क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है कि एक क्लास में ना हो पाए, नेक्स्ट क्लास में नहीं पड़े। ठीक है, एक दो मैं करा दूंगा, उसके बाद आप भी स्टार्ट हो जाओगे, कुछ बड़े क्वेश्चन हमने किए नहीं है। तो बात करते हैं आज एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 11 की 10 तक हम कर चुके हैं। इलेवेंथ की बात करेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन है। इन 11th के एग्जांपल इलस्ट्रेशन हम बात किसकी करने जा रहे हैं, 11 इलस्ट्रेशन की। ठीक है, इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। क्या गिवन है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी गिवन है। टू थिंग गिवन है, दो बातें गिवन है। और आस्किंग क्या है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम बनाते हैं फॉर्मेट अपना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट which will be for the year ending 31st मार्च। अब देखते हैं कि इसमें अपना जो ईयर एंडिंग है वो कौन सी डेट को हो रहा है, 2017 को हो रहा है। कब हो रहा है? 2017 को हो रहा है। ये अपना फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। ये साइड क्या हो गया हमारी, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इज दिस क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं, आगे से तब पूरा फॉर्मेट भी लिखने में टाइम स्पेंड होता है। एक बार इतने टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आगे से डायरेक्टली हम कर लें, आगे से हम डायरेक्टली कर लें, सीधे काम को स्टार्ट करते हैं ताकि इतना जो काम कर रहे हैं उसमें टाइम स्पेंड ना हो। ओके, वेरी गुड, क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नया कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, बट प्रैक्टिस में सारे की कराता हूँ, उसके भी कराऊंगा। आपने कर लिया तो आप चेक करना कि आपने कर तो लिया है, लेकिन मेरे बताने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और मुझे वही चाहिए कि हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस है उसका लेवल हाई हो जाए। ठीक है, अब मैं एक और चीज यहाँ बताने वाला हूँ। यदि आपको उस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन है, आपको ये पता नहीं, बात है, ठीक है, यदि आपको उस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नेम पता है, नाम पता है, तो आप क्या लोगे, बुक्स के ऊपर बुक्स ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी यहाँ लिखना है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटरटेनमेंट क्लब, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरटेनमेंट क्लब है। तो क्या लिखे, बुक्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब। कब लिखना है जब हमें नेम पता है, नेम पता ही नहीं है तो लिखना भी नहीं है। तो बंदा में बात करते हैं, जल्दी से पहले ना तो ये आपने कर रखा है कुछ स्टूडेंट्स ने। सबसे पहले बताओ कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम पहले पेमेंट साइड देंगे, चलेंगे कि स्टार्ट यहां से करना है। इसके लिए हमें एक्सपेंडिचर के लिए
पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड पे सबसे पहले सैलरी, तो 2 सैलरी से अकाउंट। क्या सैलरी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है जल्दी से बताइए, क्या सैलरी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या नीचे? हाँ है, और है तो फिर इसका अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं आएगा, इनर कॉलम में आएगा। और यहाँ पर जो सैलरी का अमाउंट गिवन है आपको इनर कॉलम में वो है 24,000। कितना है? 24,000। इंफॉर्मेशन क्या है? तो पॉइंट नंबर 4 में सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर में सैलरी आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपए की। बताइए ऐड करना लेस करना है, जल्दी से बताइए, ऐड करना लेस करना है। करंट ईयर की सैलरी है आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर का ऑलवेज क्या होता है? ऐड होता है आउटस्टैंडिंग। 2016 और 17 अपना करंट ईयर है 4,000 रुपीज, और इस तरह से आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आ जाएगा? 24,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। सैलरी के बाद है इलेक्ट्रिक बिल, 2 इलेक्ट्रिक बिल। क्या इलेक्ट्रिक बिल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है? क्या इलेक्ट्रिक बिल के रिगार्डिंग हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है? तो इलेक्ट्रिक बिल के रिगार्डिंग हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जो भी अमाउंट है उसको डायरेक्टली हमें आउटर कॉलम में शो करना है। कहां शो करना है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में इसको शो करना है। देन हम बात करते हैं फूड स्टफ फॉर रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के लिए जो हमने फूड स्टफ अरेंज किया है, अब उसकी बात भी यहाँ पे लिखी जा रही है, ठीक है। तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि रेस्टोरेंट में जो फूड दिया है क्या उसको हमने सेल भी किया है? क्या हमने इसको सेल भी किया होगा? कोई कई बार ऐसी चीजें आती है जिससे हमें इनकम भी होती है, जिससे एक्सपेंस होता है। हम प्रॉफिट ले रहे हैं, बेच भी रहे हैं, बट मार्जिन नहीं ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट का अमाउंट 31,000। हाँ ठीक है, मैं अभी जो कह रहा हूँ उसको ध्यान दो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हालांकि नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, सेल कर सकता है बट बिना प्रॉफिट अर्न किए। जैसे हमने कुछ कंबल परचेस किए विंटर सीजन में देने के लिए, हम सेल कर रहे हैं पर कितने में? जितने में हमने परचेस किया उसी रेट में दे रहे हैं या उससे कम में दे रहे हैं। सेल तो कर रहे हैं बट मार्जिन नहीं ले रहे हैं, तो वो भी इसी में आएगा। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? परचेस भी किया और सेल भी किया, आप क्या करोगे? कहां लिखोगे उसको? दो तरीके हैं, देयर आर टू पैटर्न्स। फर्स्ट तो क्या है कि दोनों का कंक्लूजन लिख दो। दोनों को क्या लिख दो? कंक्लूजन। जैसे कि 1 लाख मैंने परचेस किया था और 80 मैंने बेच दिया, तो यहाँ पे खर्चा ज्यादा हुआ, इनकम ज्यादा हुई। यहाँ पे 20,000 का खर्चा ज्यादा हो गया। ये तो हमने परचेस किया था, ये हमने सेल किया, तो 20,000 का परचेस ज्यादा हो गया, तो डेट कितना जाएगा? डेट कितना है यहाँ पे? 20,000, ठीक है। बट सेल 1,80,000 में कर रहे तो अब हमारे पास 80,000 इनकम में आ जाएगा, 20,000, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस अमाउंट का वो क्या करेंगे? ये प्रॉफिट भी सपोज प्रॉफिट अर्न भी कर लेते हैं, तो वो प्रॉफिट अर्न जो किया वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, उससे करना क्या है? उससे हमें समाज की सेवा करनी। बहुत सारे एनजीओ जैसे थे जो गुड सेल करते हैं, प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, लाभ भी कमाते हैं, लेकिन उस लाभ का करते क्या है? अपने लिए नहीं, समाज के लिए लगाते हैं, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा पब्लिक की हेल्प कर पाएंगे, पब्लिक की ज्यादा सर्विस कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं इसको। क्या ये अमाउंट 21 नहीं है आपकी बुक में? क्या कुछ चेंज है? मुझे बताइए एक बार। इलेक्ट्रिक बिल का अमाउंट 21 है या नहीं आपकी बुक में? 81 है। मेरे पास
जो बुक है उसमें ये 21 है। मेरे पास जो बुक है जिस बुक से मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 81 नहीं लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, बट डजंट मैटर फॉर नाउ। आप उसको 81 के अकॉर्डिंग कर दो। क्या आपका आंसर मैच हो गया 81 के अकॉर्डिंग? क्या आपका 81 के अकॉर्डिंग आंसर मैच हो गया? जो बुक का आंसर वो मैच हो गया, हाँ तो 81 होगा। ठीक है, तो बुक में अमाउंट रॉन्ग भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट हमारे करेक्ट होने चाहिए। तो मैं 21 ही लिख रहा हूँ, मेरे पास मेरी बुक में 21 लिखा हुआ है। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखना, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखना। आपकी बुक में 81 है तो आप 81 लिखना, 91 तो 91 लिखना। मेरे पास मेरी बुक में कितना 21 है तो मैं 21 ही लिख रहा हूँ, आपके लिए क्यूबिस नोट बन जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आप बताइए कि फूड स्टफ रेस्टोरेंट कितना है 60,000, लेकिन इधर देखिए आपके सामने एक और चीज है, यहाँ पर सेल ऑफ फूड स्टफ कितने में सेल किया, 1 लाख में तो सेल किया है, और 60 में हमने परचेज किया है। कितना अमाउंट हमारे पास प्लस में आ गया है, और इसको कहाँ लिखना है बताइए। हमने फूड स्टफ सेल भी किया है, परचेज भी किया है, इसको हमें किस साइड पे लिखना चाहिए, इधर या इधर? तो मैंने कहा 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड में लिख दो, इनकम को इनकम साइड में लिख दो। फर्स्ट पैटर्न तरीके, जो परचेज किया वो इधर, जो सेल किया वो इधर। फर्स्ट वे तो ये है। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे है कि मतलब ओवरऑल कांसेप्ट लिखो, ओवरऑल कंक्लूजन लिखो कि ज्यादा का उधर ले जाओ उसको। हम अभी ऐसा करते हैं, सेपरेट सेपरेट ले जाते हैं। यहाँ पे तो क्या है परचेज, और यहाँ बाय सेल ऑफ फूड स्टफ। परचेज कितने किया 60 में, सेल कितने किया 1 लाख। एक तरीका तो ये है। दूसरा पैटर्न क्या है, इसको मिलन नाम लेते हैं, कहां लेस करते हैं, क्योंकि इसी नेचर का सेम नेचर है ना, सेम नेचर होगा तो इसी में से लेस करके बता सकते हैं कि सेल ऑफ फूड स्टफ माइनस परचेज ऑफ फूड स्टफ कितना अमाउंट आ जाएगा, 40,000 बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके क्या आपकी समझ में आ गए? सेपरेट भी लिख सकते हैं, उनका कंक्लूजन एनालिसिस भी लिख सकते हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? यस और नो, जल्दी से बताइए। मेरी बुक में तो किसी नंबर 11 नहीं है ये। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बुक के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 नहीं है, 10 तक हमने कल सॉल्व कर लिए थे, 11 है, तो मैं मेरी बुक के अकॉर्डिंग 11 बता रहा हूँ, फिर आपकी बुक में जो भी नंबर है मुझे आप बता देना। ठीक है, बात समझ में आ गया था? हाँ समझो, बात समझ में आ गया था? ये जो मैंने कहा कि 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो दोनों को अलग अलग लिख दो या मैं कंक्लूजन करके लिख दो। ठीक है, मेरी बुक में जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी आपको सुनाई दे रहा है तो सुनने के साथ आप समझ लो चाहिए ये भी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल या टेलीफोन बिल के रिगार्डिंग की कोई इंफॉर्मेशन है क्या? क्या टेलीफोन बिल के रिगार्डिंग की कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तो उसने कहा है 2000 पेज आउटस्टैंडिंग है, 2000 पेज आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब अंदर लिखेंगे 35,000 और हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज। तो आउटर कॉलम में कितना है 37,000 रुपीज टेलीफोन बिल का अमाउंट हम यूज करेंगे। इसके बाद हम आगे बात करें टेलीफोन के बाद, तो ये सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियडिकल्स 40,500। इस बार सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है, दिया है। हम कैसे कह सकते हैं कि इस बार सब्सक्रिप्शन हमने दिया है? क्योंकि पेमेंट साइड में, कौन सी साइड में? पेमेंट साइड में सब्सक्रिप्शन लिखने का मतलब हमने लिया नहीं है, हमने सब्सक्रिप्शन दिया है। एक्सपेंस तो एक्सपेंस साइड में लिखना है, कितना सब्सक्रिप्शन हमने दिया है 14,500।
हम सोल को लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन गिवन, क्या लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन गिवन 14,500। इसके बाद हम आगे बात करें तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो अमाउंट हमें गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर वो है 13,000 रुपीज। कितना अमाउंट गिवन है 13,000 रुपीज। क्या इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है, क्या इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन अपने पास है या नहीं है? इंफॉर्मेशन है तो इसके इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 5 में ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3000। ओपनिंग स्टॉक भी इसके रिगार्डिंग गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। क्या करना है बताइए? कुछ नहीं करना है या कुछ करना है? करना है तो क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी अपने पास है। आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ओपनिंग स्टॉक को ऑलवेज ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को ऑलवेज लेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को ऑलवेज ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ऑलवेज लेस करते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा ऐड ओपनिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है, ये लो ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो है 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज को हम ऐड करेंगे यानी हो गया 15,000 रुपीज और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो है 3000। क्या और भी इंफॉर्मेशन है क्या? क्या इसके रिगार्डिंग और भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली हम बाहर निकाल 15 में से 3 को लेस करके तो आ जाएगा। ओके, देन आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो अपने पास इंफॉर्मेशन है किसका? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। और इसके लिए भी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात वापस रिलीज कर रहा हूँ। कारण है कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है, क्या समझाऊंगा मैं आपको। स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने हो गए आपके पास? स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने को 50,000। ठीक है, डोनेशन कितना रिसीव हुआ था इसके लिए? कितना डोनेशन रिसीव हुआ था स्पोर्ट्स के लिए? 25,000। यानी हमारे पास फंड बना हुआ 25,000 का। स्पोर्ट्स फंड में कितना अमाउंट है? 25,000 ऑलरेडी बना हुआ है। चलो ठीक है, और अपने पास पहले से कितना बैलेंस है? ये तो अभी डोनेशन आ गया, चेंज करते हैं। पहले से अपने पास है स्पोर्ट्स फंड में 15,000, तो पहले से पड़ा था हमारे पास 15,000 पहले से है। अभी कितना डोनेशन हो रहा है? 25,000 रुपए का डोनेशन हो रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट हो गया है? स्पोर्ट्स फंड में टोटल हमारे पास कितना अमाउंट हो गया है? 40 हो गया। लेकिन स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने हो गए? स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितने हो गए? 50,000 के। तो अभी 9 का सेकंड पार्ट, अभी आज की क्लास में 9 का सेकंड पार्ट बताया था हमने कि हमारा जो बैलेंस है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? बताइए। स्पोर्ट्स फंड में जो अमाउंट है वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? जल्दी से बताइए। स्पोर्ट्स फंड में नेगेटिव आ रहा है, और जब नेगेटिव आता है तो किसमें लिखते हैं? क्या बैलेंस शीट में लिखते हैं या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर जाके लिखेंगे? कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसको लिखेंगे एक्सपेंडिचर में। हम रिवर्स कर देंगे उस कंडीशन क्या करते हैं? रिवर्स कर देंगे। कैसे? इसको पहले देंगे और इन दोनों को लेस कर देंगे। सीधा कब लेते हैं? जब पॉजिटिव बैलेंस हो।
क्योंकि हमें बैलेंस शीट लिखना होता है। रिवर्स कब करेंगे तो वो नेगेटिव बैलेंस हो और कहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं समझा दिया मैंने, मेरे पास सिस्टम है। तो टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना अमाउंट आएगा, यहाँ लिखा मैं वर्किंग नोट, मतलब ये बात है। तो आगे लिखना कितना अमाउंट मुझे यहाँ पर लिखना है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस में। बिल्कुल सही, मुझे 10,000 का 10 ही क्यों लिखना है, तो 10,000 का अमाउंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 10,000 का अमाउंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव अमाउंट कहाँ जाता है, एक्सपेंडिचर साइड में चला जाता है। क्या बात समझ में आ गई, क्या ये ठीक आपके समझ में आ गई है, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स ओल्ड वीडियो सारे चेक करना, पढ़ना। आप वीडियो चेक नहीं करोगे तो फायदा ही नहीं है। आप क्लास दे रहे हो, काफी लोग बाद में भी ऐड हो रहे हैं, तो उसको फायदा नहीं है। सारे वीडियोस देखो, सीरियसली सबको पढ़ो, नोट्स कराओ। देन हम बात करते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, मतलब सेक्रेटरी की सैलरी, सेक्रेटरी ऑनरेरियम। और इसके लिए आई थिंक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और अमाउंट कितना आ गया, 30,000 रुपीज। इसके बाद 8% अब बताइए क्या 8% इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा? 8% इन्वेस्टमेंट है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें नोट करना है नहीं करना है? आपने कहा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ये बताओ? आपने कहा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? एब्सोल्युटली ये एसेट्स है, आपने भी क्या है एसेट्स, इसलिए यहां पर नहीं आएगा। आगे बात करते हैं इसकी। अब हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, बैलेंस। क्या बैलेंस लिखते हैं क्या कैश और बैंक का? तो कैश और बैंक का बैलेंस भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए एसेट्स ही होती है। इसका मतलब हमने कौन से साइड को कंप्लीट कर लिया, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट की जो पेमेंट साइड है उसको कंप्लीट कर दिया। और वो पेमेंट साइड किसको इफेक्ट करेगी, एक्सपेंडिचर साइड को इफेक्ट करेगी। अब बात करेंगे हम इनकम साइड की। इनकम साइड में सबसे पहले बैलेंस बीडी है, तो ना तो कैश और बैंक का बैलेंस बीडी आता है, ना ही कैश और बैंक का बैलेंस सीडी आता है। तो फिर नेक्स्ट आएगा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। हम ओनली सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, तो बाय सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की डिटेल देती है, 15-16 का भी है, 16-17 का भी है और 17-18 का भी है। बताओ कौन सा अमाउंट है? 3 इयर्स का अमाउंट हम गिवन है, 1 2 3 प्रीवियस ईयर का गिवन है, करंट ईयर गिवन है और नेक्स्ट ईयर का भी गिवन है। यस, तो मैं कौन सी ईयर करूंगा, करंट ईयर का ही लूंगा। यदि मैं टोटल होगा तो फिर मुझे उनको लेस करना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या है मैं उनको 18 ना करूं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन की बात करें, मैंने पहले देख लिया। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है, इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि क्लब में 225 मेंबर थे। कितने थे? 225। और एक मेंबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? एक मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है 500 रुपए। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 500 रुपए। बताओ टोटल कितना होना चाहिए? 1,12,500 1,12,500 टोटल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या 1,12,500 मिल जाएगा? करंट ईयर में मिलना कितना चाहिए था? करंट ईयर में मिलना कितना चाहिए था? 1,12,500। बट करंट ईयर में करंट ईयर का और करंट ईयर इन करंट ईयर कितना अमाउंट रिसीव है? भले ही तो रिसीव है। इसका मतलब बाकी अमाउंट क्या है? बाकी अमाउंट को किस नेम से हम लोग यूज करेंगे? बिल्कुल सही है, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना अमाउंट आएगा? जो डिफरेंस आ गया, ये रिसीव करना था, ये तो रिसीव हुआ है, तो अभी भी कितना रिसीव होगा? 12,500। 1,12,500 1,12,500
500। क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, जितना पूरा हो जाता है ठीक है, बाकी हम कर देंगे। और आप लोग मेरे से आगे एडवांस में अब अनलिमिटेड आप लास्ट तक जितने भी इलस्ट्रेशन है आप उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, ठीक है। मैं सोल्व कर रहा हूँ अपनी स्पीड में, आप मेरे से आगे चलना। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे से आप एडवांस चलो। जब मैं सोल्व कराऊंगा तो किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं है तो सोल्व हो जाएगी, हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसमें मेंशन है सेल ऑफ फर्नीचर, लिखना है या नहीं लिखना है? सेल ऑफ फर्नीचर लिखना है या नहीं लिखना है? यस और नो? सेल ऑफ नो। बट एक बात ध्यान दीजिए, फर्नीचर सेल कितने में किया? बाहर लिखा 10,000 में। बुक वैल्यू मतलब कितने का था? 8,000 के फर्नीचर को हमने कितने में सेल कर दिया? 8,000 के फर्नीचर को हमने कितने में सेल किया? 10,000 को कितने में? 2,000 एक्स्ट्रा। तो प्रॉफिट और लॉस तो आएगा, सेल करने से प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो तो आएगा। लेकिन सेल और परचेज वो कभी नहीं आएगा, कैसे से यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 माइनस 8,000, बाहर जाएगा अमाउंट 2,000। क्या बात समझ में आ गई है? सेल और परचेज नहीं आता क्योंकि वो कैपिटलाइज नेचर का होता है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए वो यहाँ पे आता है। फिर है सेल ऑफ फूड स्टफ लिख दिया हमने, सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स आएगा नहीं आएगा? सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स आएगा नहीं आएगा, बताइए मुझे। हाँ आएगा, बाय सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स। कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है इसका? इसका अमाउंट गिवन है 3,200। आपकी बुक में लेगेसीज है, मेरी बुक में लेगेसीज गिवन ही नहीं है। मेरी बुक में लेगेसीज गिवन ही नहीं है। मेरी बुक में लिखा है सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स। मेरे बुक में सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स एंड न्यूज़ पेपर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे लेगेसीज मिल जाए तो अभी तक तो नहीं आया मेरे सामने। और लेगेसीज के बारे में बताता हूँ कुछ भी इससे पहले। नहीं, इससे पहले गिवन ही नहीं है। हो सकता है इसमें डिस्प्यूट हो, पर गिवन ही नहीं है, लेगेसीज का अमाउंट ही नहीं मेरे पास। हाँ, मेरी बुक में लेगेसीज नहीं, ठीक है। मेरी बुक में लेगेसीज नहीं दिया, आपकी बुक में जनरल लेगेसीज दिया हुआ है और मेरी बुक में लेगेसीज नहीं है। लेकिन चलो आपकी बुक में तो डिस्कस तो कर लेते हैं, कहाँ लिखना पड़ेगा इसको। मेरी बुक में एक्चुअली नहीं है, ना लेगेसीज है ना जनरल लेगेसीज है, डायरेक्टली यही पॉइंट है। लेकिन आप बताइए जनरल लेगेसीज को कहाँ लिखोगे आप? मेरी बुक में नहीं है बट आपकी बुक में है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। किधर आएगा? बैलेंस शीट में जाएगा या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा? बिल्कुल सही है। ओनली लेगेसी होगी तो लायबिलिटीज में आएगा एंड कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, लेकिन जनरल लेगेसी है तो लिख के हमें लिखना होता है। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मैं मेरी बुक के अकॉर्डिंग सोल्व करा रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ कि मैं क्यों नहीं राइट कर रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? मैं मेरी बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग करो, इसलिए मैं बता दिया मैंने कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है हायर ऑफ ग्राउंड यूज्ड फॉर मैरिज। हमने ग्राउंड को मैरिज के लिए किराए पे दे दिया, इनकम हो गई। हायर का मतलब किराया होता है, हायर ऑफ ग्राउंड। और कितना अमाउंट हमें मिला है? हमें अमाउंट मिला है, मेरे बुक के अकॉर्डिंग बात करो तो 48,750 का अमाउंट हमें
मिला है। इसके बाद की बात करें, दोनों स्थितियों की आई है, लोकल रेट आ जाएगा, और लोकल का रेट कितना है 17,050, लोकल रेट कितना है 17,050, और इसके लिए इंफॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग है, करंट का भी और प्रीवियस का भी है। तो करंट का है तो इंफॉर्मेशन है तो उसको कहां लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। प्रीवियस का है मतलब लास्ट ईयर का है तो हम उसको लेस कर देंगे 3050, रहेगा 14,000, और करंट ईयर का जो है वो है 1500, तो उसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 15,500। क्या ये बात समझ में आ गया तो आपके रिलेटिव्स देने की टाइम थोड़ा सा कम है, वो जरूरी है। ये है लेस आउटस्टैंडिंग, कौन सा, प्रीवियस ईयर का, ये भी आउटस्टैंडिंग है कौन से, करंट ईयर का। ठीक है, देखो टाइम जैसा करना पड़ा है क्योंकि लास्ट 2 मिनट है, इंडिकेशन आ रहा है मेरे पास। अब जनरली हमने इसको कंप्लीट कर लिया, एक और चीज रह गई वो डेप्रिसिएशन, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही मिलेगी। किस किस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, हमारे पास क्या क्या है तो देख लेते हैं। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इनके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, फर्नीचर कितने का था बताइए, फर्नीचर कितने का था, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास पहले से फर्नीचर कितने का था, 1 लाख रुपए का था। हमारे पास पहले से फर्नीचर कितने रुपए का था, 1 लाख रुपए का था। और उसमें से कितना सेल कर दिया हमने, 8,000 का सेल कर दिया, कितना बच गया, कितना बच गया 92। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन के लिए बोला है, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन के लिए कहा हुआ है, कितना हो जाएगा 12.5% के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हो जाएगा, 12.5 के अकॉर्डिंग 11,000 डेप्रिसिएशन ऑन यानी फर्नीचर 11,500, और बिल्डिंग पे कितना हो जाएगा, बिल्डिंग पे कितना हो जाएगा, बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग कितने की थी, जल्दी से बताओ, बिल्डिंग कितने की है, 6,50,000 की, और इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है, इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है 5%, कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा